मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आपका पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा। जैसे कि अभी तक हमने एडवांस अकाउंट्स का पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज किया है। सो आज से हम ऑडिट का स्टार्ट करेंगे। ऑडिट में हम एसए करने वाले हैं। एसए स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि हमारा जो अक्षय ठक्कर क्लासेस है, ओके, यहाँ पर हम क्या-क्या कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, एफवाईजेसी, एसवाईजेसी, एफवाई बीकॉम से लेके टीवाई बीकॉम, और उसमें सभी तरह का कोर्सेज़ जैसे कि बैफ हो गया, बीबीआई, बीएमएस, और प्रोफेशनल लेवल पे भी सीए, सीएस, सीएमए, तीनों भी लेवल्स पे हम कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको कुछ कोई भी इंक्वायरी हो कोर्सेज़ के रिलेटेड, सो आप ये जो नंबर दिया गया है, तो इस पे आप एक बार कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ओके? और हम आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सीए अक्षय टक्कर क्लासेस करके टेलीग्राम का चैनल है। और आप इंस्टाग्राम पे गाइस डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। उसका इंस्टा आईडी है CA_अक्षय टक्कर क्लासेस। ओके, और यूट्यूब पे तो हम अवेलेबल है जहाँ से अभी आप देख रहे हो। तो गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ओके, यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि हम चैप्टर वाइज पास्ट 10 क्वेश्चन पेपर्स को कंपाइल करके हर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिस जिस तरह से हमने एडवांस अकाउंट्स में किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट से। ऑडिट में हम आज क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। सो हमारा आज का चैप्टर टॉपिक होगा एसए 200। ये एक ही ऐसे है जिसका नाम इतना बड़ा है, बट ये कॉन्सेप्ट वाइज एंड पढ़ने में काफी इजी है। ओके, इसका नाम क्या है, Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standards in auditing। इसको याद करने का इजी तरीका क्या हो जाएगा, पहले तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इज द मैटर ऑफ एन ऑडिटर्स एंगेजमेंट। फिर हमें इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिटर हैज रिव्यू सर्टेन पॉइंट्स, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू है उसके लिए हम क्या क्या देखेंगे। सो बेसिकली इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है। जैसे कि अभी ट्रू एंड फेयर व्यू किसका होगा, लाइक बैलेंस शीट का होगा। ओके, तो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, और बैलेंस शीट बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस ऑल द मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मतलब क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट वो सब मैटर डिस्क्लोज करे जो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, और बाद में बैलेंस शीट में क्या होता है, एक एसेट्स होता है, एक लाइबिलिटीज होता है। तो एसेट्स के रिलेटेड 3 पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो पहला क्या आएगा कि एसेट्स अंडर वैल्यूड नहीं तो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, और सेकंड क्या, नो मटेरियल एसेट्स को हमने ओमिट तो नहीं कर दिया, और थर्ड क्या, अगर कोई चार्ज अगर कोई एसेट्स पे बनाया है तो उसको डिस्क्लोज करना है। ओके, और लाइबिलिटीज का क्या, मटेरियल लाइबिलिटीज कुछ भी उसको भी ओमिट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ओमिटेड। तो एसेट लाइबिलिटीज का पॉइंट हो गया। अभी एक लास्ट, अभी इस इतना सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो एक पॉलिसी होना चाहिए, तो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना चाहिए कंसिस्टेंटली। और लास्ट क्या है, ये इसको थोड़ा याद कर लेना, जितना भी अनयूजुअल है, एक्सेप्शनल है, या फिर नॉन रिकरिंग आइटम्स हैव बीन डिस्क्लोज सेपरेटली। ओके, तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू है, उसको देखने के लिए ऑडिटर क्या क्या देखेगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू किसका दिखेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा और बैलेंस शीट आ जाएगा। तो पहला क्या आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बैलेंस शीट डिस्क्लोज द मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। ये पहला हो गया। फिर बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट्स। एसेट्स में 3 पॉइंट्स है। पहला क्या है, एसेट्स को ना अंडर वैल्यू भी नहीं किया होना चाहिए, ओवर वैल्यू भी नहीं किया होना चाहिए, और जो भी मटेरियल एसेट्स को उसको ओमिट नहीं किया होना चाहिए। और अगर कोई चार्ज एसेट्स पे क्रिएट किया है तो उसको डिस्क्लोज करना है। ये एसेट्स हो गया। अभी लाइबिलिटीज में क्या, उसमें भी सेम, नो मटेरियल लाइबिलिटीज आर ओमिटेड। ओके, और फिर ये सब हम बनाएंगे कैसे, पॉलिसी फॉलो करके, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। और लास्ट में एक पॉइंट क्या था, ऑल अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, नॉन रिकरिंग आइटम्स हैव बीन डिस्क्लोज सेपरेटली। ओके, सो ये एक साइड में मैंने लिखा है, जस्ट इसे शॉर्ट में आप लोग ये वीडियो पॉज करके ये जस्ट मेन पॉइंट्स आप इसको याद रख लें ताकि सेंटेंस तो आप खुद भी बना लोगे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ जाएगा, प्रोफेशनल जजमेंट इज एसेंशियल टू द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। अभी प्रोफेशनल जजमेंट, तो ये इसका डेफिनेशन जो है प्रोफेशनल जजमेंट का,
कि प्रोफेशनल जजमेंट कैसे बनाती है, इज मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। किससे? बाय अप्लाइंग नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, तो इसमें प्रोफेशनल जजमेंट किस में कहाँ पर ज़रूरी है? कहाँ-कहाँ पे हमें प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है? तो पहले तो मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ओके, फिर क्या? एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स यूज्ड टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ एसेस एंड इवैल्यूएटिंग वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड and whether more needs to be done to achieve essays and thereby overall objective of the auditor। और इवैल्यूएट करना है कि मैनेजमेंट का जजमेंट इन अप्लाइंग एंटिटीज एप्लीकेबल एफआरएफ। और लास्ट में क्या है? ड्राइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसमें पहले ना क्वेश्चन को हमें समझ लेना है। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट इज एसेंशियल, मतलब ऑफ कोर्स हम जजमेंट पास करें, अभी एज एन ऑडिटर हमें प्रोफेशनल जजमेंट तो लगाना ही होगा। तो उसमें उसके लिए हमें क्या-क्या देखना पड़ेगा? कौन से डिसीजन के लिए हमें प्रोफेशनल जजमेंट इज़ नेसेसरी? पहले तो इसका तो ये याद रख लेना कि मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। तो यहाँ पर जैसे शॉर्ट में लिख लेना मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ओके, फिर ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, तो एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, फिर थर्ड क्या आ जाएगा? फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट किया, फिर इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना कि ये जो एविडेंस मिला है सफिशिएंट है कि नहीं? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड है कि नहीं? ओके, फिर वो उसके बाद हमें क्या इवैल्यूएट करना है? मैनेजमेंट का जजमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट्स जजमेंट रिगार्डिंग एप्लीकेबल एफआरएफ। और लास्ट में क्या हो, ये सब कुछ करके हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो क्या-क्या वापस से हम बोलेंगे? अभी प्रोफेशनल जजमेंट क्या किस-किस में ज़रूरी है डिसीजंस लेने में? मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, फिर एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर थर्ड क्या था? इवैल्यूएटिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, और फोर्थ इज इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट्स जजमेंट, और लास्ट में ये सब करके हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर भी आप लोग एक बार वीडियो पॉज़ करके ये साइड के सब पॉइंट्स लिख लेना। ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन एक बार समझ लेना कि क्या क्वेश्चन में पूछा है। ओके? Now question number 3, independence of mind and independence in appearance are interlinked perspective of independence of auditor। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इन अपीयरेंस आर लिंक्ड टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स। यहाँ पर इंडिपेंडेंस implies the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of the another person who might have engaged in। अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो गया, मैं इसको आपको हिंदी में समझाती हूँ। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, मतलब इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारा फैसला किसी के इच्छा के मोहताज नहीं है, और ना ही तुम्हारा खुद का, ना ही तुम्हारी कंपनी का, एंटिटी का, क्योंकि जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो। तो ये इसका सिंपल मीनिंग था हिंदी में। तो वापस से हम रीड करते हैं इसको। इंडिपेंडेंस implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him, and not even to his own self-interest। Okay, or the auditor should be independent of the entity subject to the audit। अभी दो इंटरलिंक पर्सपेक्टिव है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का, एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ओके, जो कोड ऑफ एथिक्स है ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इश्यूड बाय, किसने इशू किया ये कोड ऑफ एथिक्स? इश्यूड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, आईएफएसी। उसने डिफाइन किया इंडिपेंडेंस को। पहले तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड? ये स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन without being affected by influence of an individual with integrity, exercise objectivity and professional skepticism। मतलब हमारा जो ओपिनियन है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी, वो कैसा होना चाहिए? इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी एक्सरसाइज करना चाहिए एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब किसी के डायरेक्शन से हम काम नहीं करेंगे, हम इंटीग्रिटी मेंटेन रखेंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिविटी रहेगा कि हमें क्या करना है, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस? अभी द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट द थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कंक्लूड एन ऑडिटर्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी जो सबको ऐसा लगेगा कि ये इसका ऑडिटर कंपनी का इतना साइड क्यों ले रहा है, तो हमें तो ऑडिटर का इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज होगा ऐसा लगेगा। इसलिए हमें इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस भी होना चाहिए। ओके, फिर लास्ट में क्या है?
तो इसको अभी हम याद कैसे करेंगे? 2 तरह का इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। माइंड में क्या है? ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस, ओके? एंड अपीयरेंस का कैसे आ जाएगा? अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट, हम भी फैक्ट अवॉइड कर देते कि ऑडिटर इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, ओके? सो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ओके, नाउ अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। Now let's move on to question number 4. The auditor shall plan and perform an audit with professional skepticism regarding that circumstance may exist that cause the financial statements to be materially misstated. इतना सब कुछ लिख के दिया, बेसिकली उनको चाहिए क्या? Discuss any 4 example of professional skepticism. ओके, तो पहले तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन दिया है, तो वो हम लोग लिख देने का पॉइंट वाइज, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू। ओके, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या? मीन्स एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, ये हमेशा क्वेश्चन करते रहने का कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ओके, मतलब it is basically an attitude of questioning mind and being alert to the conditions that may indicate possible misstatement. Okay, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट रहेगा उसमें। तो अभी यहाँ पर और यहाँ पर एग्जांपल्स क्या-क्या दिया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का? तो पहले तो ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, मतलब जो हमें ऑडिट एविडेंस मिला है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। एंड नेक्स्ट क्या है? इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन मिला है हमें क्वेश्चन करेगा कि नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं क्वेश्चन करेगा, दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन कि रिलायबल है कि नहीं डॉक्यूमेंट्स, ओके? और कंडीशंस दैट मे इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड्स और सर्कमस्टेंस दैट सजेस्ट अ नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसएस, जैसे कि फॉर एग्जांपल 143 क्लॉज 12 का जो रेफरेंस यहाँ पर दे देने का ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का ऑडिट का नेसेसरी क्यों है? बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, पहले तो 3 ओ से OOU, इसका कोड पॉइंट क्या है? ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग और यूजिंग इनअप्रोप्रिएट असम्पशन। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी इफ द ऑडिटर reduces the risk of overlooking क्या? Unusual circumstances and overgeneralizing when drawing conclusions from audit observation or using inappropriate assumptions in determining the NTE of AP and evaluating the results thereof. ओके, तो ये क्या था क्वेश्चन कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एग्जांपल देना था हमें, 4 ही एग्जांपल देना था, बट हमेशा ना ज़्यादा लिख के आने का। सिर्फ 4 पूछा तो 4 नहीं लिख के आने का, 6, 7 ऐसे लिख के आ जाने का। यहाँ पर अपने को दिया भी है, ओके? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मीन्स बीइंग अलर्ट टू फॉर एग्जांपल ऑडिट एविडेंस, पहले देखो यहाँ पर शॉर्टकट में लिख के रखे, ऑडिट एविडेंस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड उसका रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, सेकंड पॉइंट पॉसिबल फ्रॉड है कि नहीं वो देखना है हमें, और ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू एसए, ओके? और लास्ट में क्या रिड्यूस करेगा रिस्क, किसका रिस्क रिड्यूस करेगा? ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड यूजिंग इनअप्रोप्रिएट असम्पशंस, ओके? तो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल्स व्हिच द ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट which serves as a safeguard to eliminate the threat as independence. क्या-क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होगा जो सर्व करेगा एज अ सेफगार्ड थ्रेट से बचने के लिए? तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द context in which they practice the threat to independence and the safeguards available to eliminate the threats. तो फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या-क्या है? फॉर द पब्लिक को ताकि कॉन्फिडेंस आए in the quality of audit, it is essential that the auditor should always be appears to be independent and of the entities that they are auditing. ताकि पब्लिक को कॉन्फिडेंस आ जाए, तो हमें हमेशा कॉन्फिडेंट दिखना, इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए, ओके? कि जो एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं। और इन केस ऑफ ऑडिट द की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या-क्या आ जाएगा? इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये इसको याद रखना, I, O और PS, okay, which necessarily requires the auditor to be independent. Or before taking on any work, an auditor must consistently consider. ये आप लोगों को प्रोनाउंस करना था तो आप लोग कर लो। What is this consistently consider? Whether it involves threat to his independence,
When such threat exists, the auditor shall either desist. अगर कोई threat exist करता है तो auditor shall desist या फिर from the task और put in place safeguard डालेगा वो that eliminates them. जैसे कि अभी corrective action in case of relative. अभी relative अगर shares held करते हैं तो we can like या तो फिर हम रिलेटिव से रिश्ता ही तोड़ दो या तो फिर कुछ करेक्टिव एक्शन ले लो। ओके, रिलेटिव से रिश्ता आप तोड़ सकते हो एफिडेविट फाइल करके। बट ये आप लोगों को पता नहीं होगा, ये काफी मैंने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों को। तो आप लोग रिलेटिव से रिश्ता तोड़ सकते हो, ओके, एफिडेविट फाइल करके। और अगर नहीं तोड़ना है, आपके बहुत खास रिलेटिव है, तो फिर 60 डेज में बोलो कि भाई शेयर्स जो लिया था तो उतना फिर मतलब 1 लाख तक इसकी लिमिट में आ जाए। और लास्ट में कि if the auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguards, अगर वो नहीं लगा पता है safeguards, then he must not accept it. भाई तेरे से नहीं हो रहा है ना, तो मत ले, एक्सेप्ट ही मत करो वो। ओके, तो द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या था अभी यहाँ से पढ़ते हैं। उसको अपियर होना चाहिए, अपियर्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड IOPS टू बी इंडिपेंडेंट। IOPS क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, टू बी इंडिपेंडेंट। और इफ थ्रेट एग्जिस्ट, अगर थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो क्या कर सकते हैं हम? या तो डिजिस्ट करें या तो फिर सेफगार्ड्स प्लेस करें। ओके, या तो फिर और अगर नहीं हो रहा है तो फिर मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क, वर्क ही मत एक्सेप्ट करो। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स था फिर से? अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए। और आप लोग को IOPS इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म टू बी मेंटेन्ड। और इफ अगर थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो डिजिस्ट करो या फिर सेफगार्ड प्लेस करना है। और या फिर अगर नहीं होता तो मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन whether the following are correct or incorrect. The objective and scope of internal audit functions are restricted to activities relating to internal control only. नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो एज पर SA 610, जे 610 का नाम क्या है? SA 610 का यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन वेरी वाइडली, उसका ऑब्जेक्टिव वाइड है। ओके, एंड डिपेंड्स ऑन द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का क्या साइज और स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड होता है। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पर मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा वहां पर, और जहाँ पर मैनेजमेंट नहीं तो TCWG। तो इसलिए द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस टिपिकली इंक्लूड अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज। इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या इंक्लूड करता है? Assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of the entity's governance process, risk management, and internal control. So, from the above, it can be concluded that objective and scope of internal audit functions are not restricted to activities relating to evaluation of control only. सिर्फ कंट्रोल देखना ही इंटरनल ऑडिट का काम नहीं है। ओके, इसका क्या क्या इंक्लूड करेगा? एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज भी इवेल्युएट करना रहता है। ओके, यहाँ पर अगर आप आंसर दे रहे हो तो फिर आप ऐसे का रेफरेंस लोगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, इससे इससे फिर एग्जामिनर इम्प्रेस होकर आपको मार्क्स दे देगा। Question number 7. State with reason whether the following are correct or incorrect. Assertions refers to representation by the auditor. यहाँ पर ही समझ जाना कि ये तो गलत है, आगे बढ़ने का ही नहीं, यहाँ पर ही स्टेटमेंट में गलत है। Assertions क्या होता है? It refers to representation by the management. Auditor नहीं देते assertion. Assertion management देता है, which is explicit or otherwise, that are embodied in the financial statements. Okay, as used by the auditor to consider the different types of potential misstatements that may occur. तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है SA 200। अभी हम स्टार्ट करेंगे SA 210, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट। ओके, तो SA 210 पे हम आ गए। आप लोगों को थ्योरी में एक्चुअली ना काफी हमें खुद को ऐसे रखना पड़ता है कि हम सो ना जाए। तो मैंने ना आपके लिए एक थोड़ा सा एक जोक लाया है। तो मैं वो जोक आप लोगों को बोल देती हूँ। ठीक है, हँसना नहीं, ज़्यादा नहीं हँसना। वो जोक कैसे ना कि एक बंगाली आदमी था। ओके, तो ना एक औरत थी, तो फिर वो औरत लाइक उसके पास से जा रही थी, मतलब उसके आगे थी। तो वो बंगाली आदमी को आगे जाने का था। तो फिर वो उसको बोल रहा था हॉट, 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 लाइक बाजू में हॉट। तो वो औरत को लगा कि वो उसको हॉट, हॉट बोल रहा था। बट एक्चुअली वो उसको बोल रहा था कि हार्ट, हार्ट। बंगाली एक्सेंट, जो बंगाली है, जो देखते रहेंगे। सर हटो।
ये आपके सवाल पे बहुत हॉट 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 है, इसलिए मैं उनको हमेशा हॉट हॉट बोलती रहती हूँ। चलो अभी बस हो गया। अभी ऐसे 210 से 210 पे मूव करते हैं। अ, चलो एक्सप्लेन विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट। पहले बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ना होते हैं, पहले ही करेक्ट इनकरेक्ट मत बोल दो। The audit engagement documentation should ordinarily be written by the auditor for the minimum of 6 years. नहीं भाई, 6 साल 6 साल का नहीं, 7 साल, 7 जो वचन निभाए ना तो 7 जन्म तक जाने का रहता है, ठीक है। भले ही वो कोई भी रिश्ता हो, अभी यहाँ पर ऑडिटर का और एंटिटी का रिश्ता हो, वो भी 7 जन्म तक जाएगा। तो ये मिनिमम 7 years होगा। और ये किसके हिसाब से? SQC 1 requires the firms to establish policy and procedures for the नो शॉर्टर देन 7 years। 7 साल तो चाहिए ही, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, CA राज एन एंगेजमेंट पार्टनर wants to take decision। अच्छा, इसको पार्टनर एंगेजमेंट पार्टनर इसको डिसीजन लेना है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट, विच इंफॉर्मेशन ही शुड ऑब्टेन बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। अभी SQC 1 के हिसाब से क्या रिक्वायर्स द फर्म टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले सब कुछ पता लग जाना चाहिए। तो क्या एंगेजमेंट के पहले ही सब बातें क्लियर हो जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो फिर एंगेजमेंट के बाद ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि हाँ, कि ऐसा ये तो पता नहीं था तुम्हारे बारे में। तो एंगेजमेंट के पहले ही सब बातें क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। The information such as following assist the engagement partners in determining whether the decisions regarding the acceptance and continuance are appropriate. Okay, पहला क्या है? Integrity of the principal owners, key management and those charged with governance. अभी जो पहले देखते हैं, पहले तो खुद का औकात, मतलब I'll use the word औकात. Is it okay for you guys? Okay, अभी पहले तो खुद का औकात देख लेने का। खुद का देखा, अभी की मैनेजमेंट का देखना है। की मैनेजमेंट और फिर TCWG का देखना है कि औकात है कि नहीं भाई, ठीक है। इंटीग्रिटी इज बेसिकली औकात, ओके। Whether the engagement team is competent to perform the audit engagement as and has necessary capability including time and resources। और जो हमारा ऑडिटर का एंगेजमेंट टीम है कि वो केपेबल है कि नहीं ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, और उनके पास टाइम एंड रिसोर्सेस है कि नहीं परफॉर्म करने के लिए, वो भी देखना है बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट। और क्या देखना है कि वेदर द फर्म एंड एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। और जो भी फर्म है और एंगेजमेंट टीम है वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से। और लास्ट में क्या देखना है कि सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑफ और कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। तो क्या-क्या देखना है हमें एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले? पहले इंटीग्रिटी देखना है, औकात देख लेना भाई खुद का, की मैनेजमेंट का और TCWG का। ठीक है, एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट, वो एंगेजमेंट टीम है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं परफॉर्म करने के लिए, और उनका टाइम, उनके पास टाइम और रिसोर्सेस है कि नहीं। और फिर रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, whether the firm and the engagement team can comply with the relevant ethical requirements। और significant matters that are arising during the current or previous audit engagement and their implications क्या क्या होगा उनका for continuing the relationship। तो समझ लिए कि आप एंगेजमेंट के पहले क्या-क्या करना है। वापस से पहले औकात देखना है, फिर पहले कौन-कौन कॉम्पिटेंट देखना है कि एंगेजमेंट की टीम कॉम्पिटेंट है कि नहीं, उनके पास टाइम है कि नहीं, रिसोर्सेस है कि नहीं, और रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, और लास्ट में सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हो रहे हैं वो इम्प्लाई कर रहे हैं कि नहीं फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी द ऑडिटर शैल ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the communication required, elucidate those cases by which auditor can ascertain reporting objective of the engagement। ये ही मेन क्वेश्चन था। बाकी सब कुछ आप लोगों को मेन क्वेश्चंस पहचानने में आना चाहिए। ओके, वो हमेशा लास्ट लाइन में ही रहता है मोस्टली। तो हमें वो सब केस बताना है जहाँ पर ऑडिटर कैन ascertain the reporting objective of the engagement। तो in establishing the overall audit strategy, auditor shall ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of the audit and nature of the communication required। अभी कौन से केसेस में ऑडिटर कैन ascertain the reporting objective, कौन से केसेस है कि जो एंटिटी का पहले तो टाइम टेबल देख लेने का फॉर रिपोर्टिंग, जैसे कि सजेस्ट इंटरिम में करना है कि फाइनल स्टेजेस में करना है।
ओके। फिर ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, और किसके लिए मीटिंग करेंगे? टू डिस्कस द एनटीई ऑफ ऑडिट वर्क। फिर डिस्कशन करना है मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूजी से रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप, क्या टाइप और क्या टाइमिंग पे करना है ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इश्यूड एंड अदर कम्युनिकेशंस, बोथ रिटन, मतलब कम्युनिकेशन कैसे होगा? रिटन फॉर्म में होगा और ओरल फॉर्म में होगा। इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स, क्या-क्या इंक्लूड करेंगे? ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट लेटर एंड कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी। तो ये क्या था? पहले हमें डिस्कशन करना है मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कशन करना है रिगार्डिंग व्हाट एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और टू बी इश्यूड, और अदर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा होगा? ओरल और रिटन दोनों भी कम्युनिकेशन होगा। इंक्लूडिंग क्या-क्या इंक्लूड करेंगे? ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट लेटर, कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी। और लास्ट में डिस्कशन करना है मैनेजमेंट से रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। ऑडिट वर्क का स्टेटस क्या है उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन करना है मैनेजमेंट से। तो कौन से केसेस में ऑडिटर कैन असिस्ट इन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स? पहले तो टाइम टेबल देखेगा वो कि वो कौन सा इंटरिम और फाइनल स्टेजेस का। सेकंड क्या है? मीटिंग करेगा मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से, किसके लिए? एनटीई ऑफ ऑडिट वर्क के लिए। फिर डिस्कशन करेगा रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइम ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और कम्युनिकेशन करेगा ओरिजिनल रिटन फॉर्म में। और फिर उसको बाद में इंक्लूडिंग क्या-क्या इंक्लूड करेगा? ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट लेटर एंड कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी। और डिस्कशन करेगा मैनेजमेंट से रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन और उसका ऑडिट वर्क का स्टेटस क्या है उसके रिगार्डिंग। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4, discussion between members of the engagement team members and the audit engagement partner should be done on the susceptibility of the bank's financial statements to material misstatement। क्या डिस्कस करना है? पॉइंट्स जो भी हम डिस्कस करते हैं एंगेजमेंट टीम में। तो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में क्या-क्या पॉइंट्स आएगा? पहले तो एरर से 2 पॉइंट है। ये क्या क्वेश्चन है? एंगेजमेंट टीम में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे? ओके, पहले तो एरर क्या-क्या है? एरर दैट मे बी मोर लाइकली टू ऑकर, कौन-सा एरर ज़्यादा होता है? और फिर एरर व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर्स, मेथड बाय व्हिच फ्रॉड माइट बी परपेट्रेटेड बाय बैंक पर्सनल और अदर्स। ओके, फिर ऑडिट रिस्पॉन्स क्या किया? तो एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क, or need to maintain professional skepticism throughout the audit engagement, or need to alert for information and other condition that indicates that the material misstatements may have occurred। अभी यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन क्या था कि एंगेजमेंट टीम डिस्कशन ऑर्डिनरी क्या-क्या इंक्लूड करता है? तो पहले तो एरर से रिलेटेड 2 पॉइंट आ जाएगा। पहला क्या है? एरर दैट मे बी मोर लाइकली टू ऑकर। सेकंड क्या आ जाएगा? एरर्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड एज प्रायर पीरियड एरर्स, मतलब जो पुराने पीरियड का एरर आइडेंटिफाई हुआ है। एरर हो गया, अभी 2 टर्म साथ में होते हैं, एरर और फ्रॉड। तो एरर 2 एरर हो गया, अभी फ्रॉड आ जाएगा। तो मेथड बाय व्हिच फ्रॉड माइट बी परपेट्रेटेड बाय द बैंक पर्सनल। ओके, फिर फ्रॉड हो गया, फिर अभी फ्रॉड भी एरर हो गया, फ्रॉड हो गया, तो अभी हम रिस्पॉन्स तो करेंगे ना कुछ तो। तो ऑडिट का रिस्पॉन्स क्या होगा? ये सबको तो एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। और हमें ये ऑडिटर फिर रिस्पॉन्स करेगा, तो बट अभी रिस्पॉन्स कैसे करेगा? उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना होगा। तो नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन किया, कैसे मेंटेन करेगा? नीड टू बी अलर्ट रह के। कैसे मेंटेन करेगा? अलर्ट रह के। तो नीड टू अलर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अदर कंडीशंस दैट इंडिकेट्स अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। किस पे अलर्ट रहेगा? कंडीशंस जो इंडिकेट कर रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ओके, जो ऑकर हुआ है। तो यहाँ पर एंगेजमेंट टीम डिस्कशन क्या-क्या इंक्लूड करेगा? एरर्स के रिलेटेड 2 पॉइंट, एरर दैट मे बी मोर लाइकली टू ऑकर, 2 एरर का पॉइंट है, फिर एक फ्रॉड का पॉइंट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? फोर्थ, ऑडिट रिस्पॉन्स। एरर और फ्रॉड हुआ तो ऑडिटर रिस्पॉन्स करेगा, तो ऑडिट रिस्पॉन्स क्या होगा? फिर कैसे रिस्पॉन्स करेगा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेगा, और वो कैसे मेंटेन करेगा? अलर्ट रह के। तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट्स कवर्ड। ओके, इसी तरह से आपको सभी पॉइंट्स याद रखना है एक दूसरे को लिंक करते हुए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अभी करेक्ट कि इनकरेक्ट वो बताना है। Even if law or regulation prescribes sufficient details of the terms of audit engagement, the auditor should record them in a written agreement। अरे भाई, अभी लॉ और रेगुलेशन बता रहा है, सफिशिएंट डिटेल्स दे रहा है,
तो ऑडिटर को उसको रिटन में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इनकरेक्ट है। अगर लॉ और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब सफिशिएंट डिटेल्स, then the auditor need not record them in the written agreement except बोला है यहाँ पर for the fact that such law or regulation applies and management acknowledge and understands its responsibility। except क्या बोल रहे हैं कि law और regulation properly apply हुआ है और मैनेजमेंट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड करता है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6, ये सबका फेवरेट क्वेश्चन होगा, ये सभी को आता होगा। अभी CAS is requested to accept the appointment as an auditor of Luck Limited with reference to SA 210। what SA 210 का नाम क्या था, जरा बोलना, बिना देखे बोलना। agreeing the terms of audit engagement। yes, what should the auditor determine in order to establish whether the preconditions for an auditor are present। तो हम preconditions में क्या क्या देखेंगे, पहले तो SA 210 का नाम लिख देंगे, agreeing the terms of audit engagement। So in order to establish whether the preconditions for an audit are present, the auditor of Luck Limited Luck Limited CAS shall पहले क्या डिटरमाइन करेगा कि FRF, जो FRF क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट that it acknowledge and understands the responsibility। मैनेजमेंट क्या क्या करेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और उसका और कैसे बनाएगा, अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल FRF, और इंटरनल कंट्रोल भी मैनेजमेंट करेगा। ओके, तो पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा और एज पर एप्लीकेबल FRF और इंटरनल कंट्रोल पे मैनेजमेंट लिखेगा। ये 2 पॉइंट हो गया। अभी हम ऑडिटर को क्या देगा, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ एक्सेस AAU आउ। ऑडिटर का आउ इज लाइक, आउ का फुल फॉर्म क्या है, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को वो एक्सेस करेगा, देगा टू ऑल इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस देगा और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। गॉट इट। आउ क्या था, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे भी एक्सेस देगा और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। ओके, तो SA 210 का प्री कंडीशंस क्या क्या था, पहले FRF एक्सेप्टेबल है कि नहीं वो देखना है हमें। फिर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या क्या बनाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल FRF, और उसको इंटरनल कंट्रोल भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करना। फिर बाद में ऑडिटर को क्या क्या देगा, आउ देगा, क्या देगा, आउ इज व्हाट, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और एडिशनल। फिर सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर थर्ड क्या, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। गॉट इट। अभी क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट कि इनकरेक्ट वो बताना है। तो वेयर अ फर्म इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, the report is signed only in name of personal name of the partner signing the report। नहीं, ऐसे नहीं है, this is incorrect। जहां पर जहां पर हमने फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया है, द रिपोर्ट इज टू बी साइन इन द पर्सनल नेम, जो पर्सनल नेम पे साइन होगा और जो ऑडिट का फर्म है उस नेम पे भी साइन होगा। और जो पार्टनर या प्रोप्राइटर जो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है उसको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा, उसका मेंबरशिप नंबर, ICAI ने जो उसका मेंबरशिप नंबर दिया है वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्म का भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो वो भी मेंटेन, मतलब खुद नाम मेंटेन किया और फर्म का नेम किया तो उस तरह से नाम का क्या हो जाएगा, मेंबरशिप नंबर, और फर्म का क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये सब मेंटेन करना पड़ेगा और ये दोनों भी किसने अलॉट किया है, ICAI ने अलॉट किया है। ओके, अब इसको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखा जाए तो कैसे होगा, एज पर सेक्शन 45, पर्सन जो भी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, जो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट होता है कंपनी का, वो साइन द ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफाई करेगा द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। अगर फर्म को हमने अपॉइंट किया है ऑडिटर, तो जो पार्टनरशिप चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, सिर्फ वही ऑथराइज्ड है टू साइन एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ओके, तो पार्टनर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट आल्सो नीड्स टू मेंशन करेगा मेंबरशिप नंबर, फर्म नंबर। ओके, जो किसने अलॉट किया है, ICAI ने अलॉट किया है। ओके, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, CAP is appointed as an auditor of XYZ for the financial year 21-22। The management of XYZ has requested the auditor to change the terms of engagement। मैनेजमेंट एंगेजमेंट का टर्म चेंज करने के लिए बोल रहा है। Has diversified its business and few new products have been introduced by the company।
क्योंकि क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि बिजनेस ने न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया है। कैन सीएपी एग्री टू द रिक्वेस्ट विद द मैनेजमेंट? अंडर विच सर्कमस्टेंस कैन द क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट टू द ऑडिटर फॉर अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट? तो पहले तो लिख देने का कि क्या लाइक फैक्ट्स है। एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट, द ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटन एंगेजमेंट ईच पीरियड। हर साल आपको वो नहीं देगा, हर साल आपको थोड़ा याद दिलाएगा कि आपको याद है मैंने एंगेजमेंट के पहले आपको क्या बोला था। हर साल तो डिवोर्स हो जाएगा बेटा, डिवोर्स हो जाएगा अगर हर साल आपको उसको याद दिलाते रहोगे तो। ओके, तो ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर or written agreement each period. However, a significant change in nature or size of the entity's business is one of the factors which may make it appropriate to revise the terms. अगर नेचर में या साइज में चेंज हो सकता है तो हम एंगेजमेंट लेटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द गिवन सिचुएशन XYZ has diversified its business and a few new products have also been introduced, this which is indicative of significant change in nature or size. इन व्यू ऑफ द अबव सीएपी क्या एग्री करता है कि टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द मैनेजमेंट टू द चेंज द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, therefore request of management to change the engagement is appropriate. ओके, अभी ओके, तो अभी हम कभी कभी चेंज करेंगे ऑडिट एंगेजमेंट, तो उसके लिए ना एक शॉर्टकट बनाया है हमने। जैसे कि अभी कौन से सर्कमस्टेंस में रिविजन करना है हमें। ओके, तो एमआरएफ सन ये एक उसका शॉर्टकट है, ठीक है। एमआरएफ सन, तो एम से क्या है, ये जो मोस्टली मिसअंडरस्टैंड होता है ना रिलेशनशिप में, तो इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। ओके, फिर आर से क्या, रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, आर से रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एफ से अगर चेंज हुआ इन एफआरएफ अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ एफएस। एस से क्या आ जाएगा, सीनियर मैनेजमेंट, एस से सीनियर, तो रिसेंट चेंज हुआ है अगर सीनियर मैनेजमेंट में। ओ से 2 आ जाएगा, तो पहले तो सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, ऐसा वैसा चेंजेस नहीं है, सिग्निफिकेंट चेंज होता है ओनरशिप में तो रिविजन होगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। और लास्ट में क्या, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। और एन से क्या आ जाएगा, चेंज इन नेचर, नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर सिग्निफिकेंट चेंज हुआ इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, तो कौन सा सर्कमस्टेंस में ऑडिट एंगेजमेंट हम लोग रिवाइज करेंगे। एम से मिसअंडरस्टैंड, आर से रिवाइज टर्म्स है, या फिर एफ से एक्सेप्टेबल एफआरएफ। ओके, एफआरएस अडॉप्ट किया जो इन प्रिपरेशन ऑफ एफएस। एस से सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, ओ से सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है इन ओनरशिप, एन ओ से 2 था और एक था चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एन से नेचर था, ठीक है, नेचर में अगर कुछ चेंज होता है तो ये हमारा सब ये चाहिए तो आप ये एक नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है SA 210। अभी हम मूव करते हैं SA 220 पे। तो SA 220 का नाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 220 में क्या क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो देखना है। अभी जो एंगेजमेंट पार्टनर है shall take the responsibility for the overall quality of each audit engagement to which the partner is assigned. Discuss with reference to SA 220 quality control for the audit of financial statements. तो अभी एज पर इसका सोल्यूशन देखते हैं। एज पर SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द एंगेजमेंट पार्टनर, जो एंगेजमेंट पार्टनर है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फॉर द ओवरऑल क्वालिटी, वो पूरा क्वालिटी में देखेगा ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट टू विच द पार्टनर इज असाइन, जो एंगेजमेंट के लिए उसको असाइन किया गया है वो ओवरऑल क्वालिटी देखेगा कि मेंटेन हो रहा है कि नहीं। और जो एक्शन है ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अप्रोप्रिएट मैसेजेस टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इज इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ऑडिट एंगेजमेंट एम्फेसिस। क्या क्या पॉइंट पे एम्फेसिस करता है, पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है, टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ, ओके, पहले तो परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। हम क्यों रिव्यू करते हैं, ताकि देखने के लिए कि जो हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो कंप्लाई करता है कि नहीं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, और लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, वो देखना जरूरी है ना। फिर देखना है कि कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, फर्म का जो क्वालिटी कंट्रोल का पॉलिसी और प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। और फिर इशूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट एट अप्रोप्रिएट,
इन द सर्कमस्टेंस, फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज बीन इशू हो रहा है कि नहीं एज पर अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, और एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर। ओके, एंगेजमेंट टीम का जो एबिलिटी है वो लोग विदाउट फियर रिपोर्ट इशू कर रहे हैं कि नहीं, एंड द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, तो ये सब कुछ हमारा पॉइंट था, ऑडिट एंगेजमेंट प्रॉपर क्वालिटी से मेंटेन हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, PSRNL, दैट इज व्हाट इज PS, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। फिर फर्म का पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉलो हो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। फिर अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट है कि नहीं। फिर एंगेजमेंट टीम का एबिलिटी है कि नहीं। फिर क्वालिटी इज एसेंशियल। ओके, ये पॉइंट्स आप लोग सिर्फ याद रख लेना, ठीक है। ये सिर्फ छोटा-मोटा मेन पॉइंट्स याद रख लोगे तो फिर बाकी आप फ्रेम खुद से कर सकते हो। क्या-क्या था? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। फिर सेकंड क्या है? फर्म का पॉलिसी एंड प्रोसीजर। फिर थर्ड एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। तो फोर्थ इज एंगेजमेंट टीम का एबिलिटी, और लास्ट में क्वालिटी इज एसेंशियल। तो योर आज के लिए हम ऐसे 220 तक ही करते हैं। आज के लिए हमने क्या-क्या किया? ऐसे 200, 210 और 220। तो 200 का नाम ज़रा बोलना एक बार बिना देखे। 200, 200 एंड 200। ओ 200 का नाम क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। और ऐसे 210 क्या था? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और 220 क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये तीनों ऐसे हमने किया है। ये सब ऐसे 220 में ज़्यादा पूछा नहीं है एग्जाम्स में, तो भी कभी-कभार पूछ ले, तो फिर इसलिए हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ओके, तो यहाँ पर we'll end up our session today. Okay, thank you so much guys. Do like, share and subscribe.